नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे वीडियो में, और ये जो समस्या है प्रपोज़ल बनाने की, टॉपिक डिसाइड करने की, ये हर विद्यार्थी में होती है, जैसे कि मेरे अंदर भी थी। और मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस पे अपना टॉपिक डिसाइड करूं या किस पे रिसर्च करने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी पीएचडी के लिए प्रपोज़ल का सोच रहा है, तो सबसे पहले देखो, जो आपका प्रपोज़ल वहाँ पे चेक किया जाएगा, जब आपका पीएचडी का इंटरव्यू होगा, तो वो आपका एक फाइनल सिनॉप्सिस नहीं है, या फिर वो एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे आपको रिसर्च करनी है। हो सकता है कि आप यही मानकर चल रहे हैं कि जिस पे मैंने प्रपोज़ल बनाया है मैं उस पे ही रिसर्च करूँगा, है ना। लेकिन इस चीज़ में आपने एक मोटी मोटी बात को ऐसे समझ लीजिए, जिसके अंडर आप पीएचडी कर रहे हैं, जो आपका गाइड है, जो आपके गाइड बन रहे हैं, मान लो, आप उनके साथ सामंजस्य बनाकर ज़रूर अपना टॉपिक डिसाइड करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि हर किसी का अपना एक एरा होता है कि जिसमें उनकी अच्छी कमांड होती है। अगर आप उनके अकॉर्डिंग अगर आप वो रिसर्च करते हो, तो उनको पता है कि मैंने जो अध्याय, मैंने जो सेक्शन बांटे हुए हैं, जो मेरे हाथ में देख रहे हो मेरा प्रपोजल है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे डिसाइड किया था और मैंने कैसे बनाया था। इसके बारे में वो सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि अभी हाल ही में मैं डीएसवी कैंपस, अगर आप नैनीताल उत्तराखंड से हैं तो आप जानते होंगे, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, वहीं पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। और मैं ये भी बताऊंगा कि मुझसे क्या सवाल पूछे गए थे और मैंने क्या प्रपोज़ल, अपना क्या टॉपिक मैंने डिसाइड किया था। तो सबसे पहले देखो, आप उस चीज़ को सबसे पहले इस तरीके से देखिए। आप फ्रेशर हैं, आपको नहीं पता कि किस टॉपिक पर आपको रिसर्च करनी है। अगर इतना ही आपको, इतना अच्छे से अगर आपको पता होगा, तो फिर बात ही क्या रहेगी। तो फिर आप फ्रेशर या फिर आप लर्नर कैसे कहलाएंगे, है ना। तो इस चीज़ पे आपने सबसे पहले, एक साइट है शोध गंगा, आप वहाँ जाइए। वहाँ पे से आपको टॉपिक का पता चलता है, ठीक है, कि आपको टॉपिक किस तरीके से डिसाइड करने हैं। और मैं बता क्या रहा था आपको कि हाँ, जो आपके रिसर्चर या जो आपके गाइड होंगे, उस पर आपने कैसे डिसाइड करना है। तो जब आप उनसे राय लेते हैं, है ना, उनको पता है कि मैंने पहले अध्याय में क्या सेक्शन डलवाना है, दूसरे में क्या करवाना है, तीसरे में क्या करवाना है, चौथे में मैंने क्या करवाना है। उनके दिमाग में सारी प्रोसेस बनी होती है। और वहीं पे अगर आपने टॉपिक ऐसा डिसाइड कर लिया जो उनके एरा, उनके क्षेत्र का नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, दिक्कत बन जाती है। दिक्कत कैसे बन जाती है, जैसे मेरा जो टॉपिक था वो दिक्कत वाला टॉपिक था। कैसे था, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने जो टॉपिक बनाया था वो बनाया था कुमाऊँ से पलायन पर, ठीक है। जैसे मैं कुमाऊँ से हूँ, तो मैंने पलायन को देखा हुआ है, तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुमाऊँ से पलायन पर बनाऊँ। लेकिन जब मैंने प्रपोज़ल बनाया और मैंने दिखाया, तो मुझे बोला कि भाई तुम्हारा प्रपोज़ल तो ठीक है, लेकिन आगे जाके इसमें रिसर्च में बिखराव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? इससे संबंधित आपको रचनाएं नहीं मिलेंगी। इसके बारे में जो सबसे बारीकी से राइटर लिखते हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता चल पाएगा। जैसे कि मैंने एक हिमांशु जोशी का इसमें एक डाला था कि उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसमें क्या है कि हिमांशु जोशी, अगर देखा जाए, आप विवेकी रॉय है, हिमांशु जोशी हैं, विवेकी रॉय खासकर, या हिमांशु जोशी, इन दोनों में से एक ही थे वो, जो ग्रामीण चेतना पे ज़्यादा लिखते हैं, किसान की स्थिति पर ज़्यादा लिखते हैं। लेकिन उनकी एक रचना थी जिसमें पलायन से संबंधित था। तो उन्होंने मेरे से बोला कि देखो, ये जो है ना, ये लिखते हैं अधिकतर किसानी पे, ठीक है, ग्रामीण चेतना पे लिखते हैं। अगर वहाँ से रिलेटेड अगर होता, तो तब आप इनका एक रेफरेंस ले सकते हो। ऐसे आपका रेफरेंस नहीं माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा मतलब। तो उनने, जो मैम थी जिनके अंडर मैं सोच रहा हूँ करने की, तो उनने मुझे सजेशन दिया कि कुमाऊँ के कोई कवियों पे काम कम हुआ है, उन पे आप कवियों पे काम करने की कोशिश करो। जो आपका टॉपिक है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बिखराव ज़्यादा करेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर आपको उतने फैक्टर नहीं मिल पाएंगे, उतनी जानकारियाँ नहीं मिल पाएंगी, तो जिसमें आपको समस्या ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं डिसाइड करूं कि ना मुझे तो इसी में करना है, अब मैं उनकी नहीं सुन रहा हूँ, अपने गाइड की। तो आप अपने गाइड की ज़रूर सुने, उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि सारा काम अगर वो अच्छे से करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आप जैसे ट्रेन के डब्बे हो, तो इंजन समझ लो जैसे वो है, आपको जहाँ को मोड़ेंगे आप वहाँ को अगर चलोगे, आराम से करोगे, तो आपका काम बहुत अच्छे से निखरेगा। तो सबसे पहले देखो, आपने जो डिसाइड करा है टॉपिक, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेस पे आप सिर्फ इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पहली चीज़, आप इंटरव्यू कोई वो ही टॉपिक पे आप रिसर्च आगे जाके नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ अभी इंटरव्यू देना है और अपना प्रपोजल एक अच्छा सा बनाकर ले जाना है। तो जो मैंने, और प्रपोजल कितने पेज का बनाना है, तो मैं देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो दिख नहीं रहा होगा। मैंने लिखा शोध विषय की रूपरेखा कुमाऊँ से पलायन। तो मैंने इसमें सिर्फ 7 से 8 पेज ही मैंने बनाए थे,
जिसमें मैंने अध्याय बांटे थे 5। जैसे शुरू टॉपिक का नाम देखो मैंने प्रस्तावना डाला था, दूसरे में देखो प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं और प्रस्तावना को बारीकी से समझाकर फिर मैंने इसमें डाला था देखो पूर्ववर्ती अनुसंधान कार्य डाला हुआ है, पलायन के मुख्य कारण डाले थे, है ना। फिर मैंने डाली थी कि अनुसंधान की क्या आवश्यकता है, अनुसंधान की सीमा क्या है, अनुसंधान की पद्धति, शोध विषय की रूपरेखा, है ना। फिर प्रस्तावना में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट डाले थे, जैसे कुमाऊं से पलायन समस्या का उद्भव कहाँ से हुआ है, सैद्धांतिक पक्ष क्या है इसके, सामाजिक पक्ष क्या हैं, फिर मैंने इसका निष्कर्ष, फिर मैंने प्रस्तावना, है ना। फिर चतुर्थ अध्याय में 5 अध्याय में इसको बांटा हुआ था, चतुर्थ अध्याय में भी डाला था, फिर पंचम अध्याय में मैंने उपसंहार और लास्ट में मैंने डाला था उपसंहार से कुमाऊं से पलायन, फिर आधार ग्रंथ की, जहाँ से मैंने ये टॉपिक के लिए चीज़ें ली हैं। तो आप 4 से 5 अध्याय में अपना टॉपिक बनाना, कोई सा भी बना लो। आप अगर उसको थोड़ा ख़राब या थोड़ा सा लो भी बनाते हैं ना तो भी चलेगा, क्योंकि उनको वो जो एग्जामिनर होते हैं ना, जब आपका इंटरव्यू होता है, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उनने मेरा जब टॉपिक देखा तो उनने मुझे टॉपिक से रिलेटेड मेरे से चीज़ें पूछी। और ये समस्या सबके रहती है कि यार मेरा इंटरव्यू होगा, मुझसे पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे, अब मुझे तो इतना भी याद नहीं है। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता वहाँ पे, इतने सारे बच्चे आते हैं। पहली चीज़, आपका जो टॉपिक है आपके टॉपिक से रिलेटेड ही वो आपसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 7 मिनट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके बाद वो अपना जो भी उनको करना होता है वो करके आपको भेज देते हैं। तो मुझसे भी क्या क्या चीज़ें पूछी थी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जैसे उनने मुझसे टॉपिक पूछा, उनने मुझसे पूछा इस टॉपिक के बारे में कि आपने ये टॉपिक क्यों डिसाइड किया, क्या किया, इसमें आपने किसका देखा। उन्होंने मेरा ये प्रपोज़ल को पढ़ा, देखा भी उन्होंने। तो इनसे देखने के बाद 2-3 चीज़ें मुझसे पूछी। अब मैंने जब तुम बनाओगे तो तुम्हें वो चीज़ें पता भी रहती हैं। तो उन्होंने मुझसे जैसे ये राइटरों के बारे में बोला कि यार ये राइटर जो आपने लिखे हैं इसमें कुछ राइटर ऐसे हैं जो इतना इसके बारे में नहीं लिखते। और वहाँ पे आपने क्या करना है, देखो जब आपको वो कोई चीज़ समझाई ना तो वहाँ पे आपको बहस नहीं करनी है। जैसे कि मान लो हिमांशु जोशी ने, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे निर्मल वर्मा की अलगाव है, हिमांशु जोशी की बागोन है, ये पलायन पर है ना। मयंक पांडे की लिखी थी मैंने विवेक द्विवेदी, रामदरस मिश्र का दूसरा घर। हालांकि ये राइटर जो है ना ये लिखते अलग समाज पर हैं, अलग चीज़ों पर लिखते हैं, इनका मुख्य विषय अलग है, लेकिन इन्होंने एक एक कहानियाँ भी या उपन्यास लिखे हुए थे पलायन पर। तो मैंने इनका वहाँ पे रेफरेंस डाला हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे बोल देता कि सर बागवान में तो पलायन की समस्या दिखाई गई है, हिमांशु जोशी ने तो लिखा है। अब मेरे से उनने बोला कि ये हिमांशु जोशी तो जो है उस पर लिखते हैं ज़्यादा, अधिकतर ग्रामीण चेतना पे लिखते हैं। अब मैं वहाँ पे आपने क्या करना है, देखो बहस नहीं करनी। आपने बोला हाँ सर, जी सर, है ना, उस तरीके से कि कोऑपरेट करने की कोशिश करनी कि अभी हम फ्रेशर हैं, हमें उतना नहीं है, हम सीखेंगे, आगे जाके मेहनत करेंगे। लेकिन वहाँ पे ना आपने मतलब वाद विवाद नहीं करना। आपको लगता है ना कि आप सही भी हो तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि उनके हाथ में भी कलम है भाई, इस चीज़ को समझो, उनके हाथ में कलम है। अगर उनका दिमाग थोड़ा सा भी कुछ हो गया और आपको उनको लगा कि यार इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, ये तो बहुत अभी से बातें कर रहा है, पता नहीं क्या करेगा आगे जाके, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपने को थोड़ा सा रखो कि हाँ सर हम कोशिश करेंगे, सीखेंगे, अभी हम फ्रेशर हैं, इस तरीके से वहाँ पे बातें करते हैं, वो प्यार से समझाते भी है। तो मैंने खुद बोला, मैंने जी सर कोशिश करूँगा, मैंने देखा था तो मैंने ऐसा लिख दिया और मुझे इतना नॉलेज नहीं है अभी। तो उन्होंने हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप काम करोगे, आपके जब गाइड आपको बताएंगे तो इस तरीके से करेंगे। लेकिन जब मैंने प्रपोजल बनाया अपना, तो मैंने इससे पहले भी जो अपने कॉलेज के जो हमारे प्रोफेसर हैं, मैंने उनको भी दिखाया था अपना प्रपोजल कि मैम मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, क्या इसमें कुछ मुझे करना है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि जो आपका टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक पहली बात तो ये ना इसमें रिसर्च मतलब कि करना भी सही नहीं है। रिसर्च में जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ उस पर करूँगा, तो मैं उसी पे करूँगा जो मैम बताएंगी मुझे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे ये बोला कि इसमें तो अलगाओ बिखराओ, आगे को बहुत देखने को मिलेगा, उतने राइटर नहीं मिल पाएंगे, चीज़ें तथ्य इकट्ठा करने में तुम्हें बहुत परेशानियाँ हो जाएंगी। और अगर उन राइटरों पर करते, कुमाऊँ के जो कवि हैं उन पर काम कम हुआ है, उन पे हम एकदम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आपने देखो सामंजस्य बैठाकर काम करना है, अपने मन की ही नहीं चलानी है ना, क्योंकि आगे जाके आपके जो गाइड है वो ही आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे, उन्हीं के द्वारा आपका काम संपन्न होगा। तो प्रपोजल को एज ए इतना हाई मत लो कि यार मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा टॉपिक। आप किसी भी टॉपिक पे प्रपोजल बना के चले जाओ, किसी भी टॉपिक पे प्रपोजल बना दो, उस पर कितनी रिसर्च हुई है मैटर नहीं करता, कितना काम हुआ है मैटर नहीं करता, आप बस बनाओ चले जाओ। बोलना सर अभी तो स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मुझे इतना नहीं पता है, जिस तरीके से मैंने देखा शोध गंगा को या इस तरीके से मैंने जानने की कोशिश करी, मैंने लिखने की कोशिश करी है। बाकी उम्मीद है कोशिश करेंगे कि हम अच्छा काम कर सकें, हमारी इच्छा है इस पर काम करने की, रिसर्च करने की, बस। तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे भी।
तो प्रपोजल के रिलेटेड आप ऐसे पैनिक बिल्कुल ना होए। तो अब तो मैंने देखा कि अब तो जून के बाद से जो पेपर हो रहा है उसी में पीएचडी के लिए भी आ जा रहा है। हमने तो नेट भी अलग क्वालिफाई किया, फिर पीएचडी के लिए अलग क्वालिफाई किया, फिर इंटरव्यू में गए हैं, अब जाके कहीं मेरिट आएगी, है ना, तो तब जाके हम ज्वाइन करेंगे। तो हमने तो पीएचडी के लिए भी डाला। तुम्हारे लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब आपने नेट क्वालिफाई किया है या फिर पीएचडी में ही हुआ है तो भी कर लो। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे सही में लगा डीएसबी जाकर, कि नेट सिर्फ नेट से ही पीएचडी करना सही नहीं है। जेआरएफ करके पीएचडी करो, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। मुझे ऐसा लगा, जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिनका सिर्फ पीएचडी में हुआ है तो मेरे हिसाब से उन्हें नेट के लिए ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, और जिनका नेट हो गया वो जेआरएफ के लिए करें। अगर आपके पास समय है, आपकी उम्र कम है, तो आप जेआरएफ को पहले ट्राई कर ले, फिर पीएचडी ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज़ आप एज ज़्यादा हो रही है तो फिर आप पीएचडी ज्वाइन कर लो, उसके बाद जेआरएफ की भी तैयारी करना साथ साथ में, है ना। तो नेट और जेआरएफ की वैल्यू तुम्हें जब तुम जाओगे ना वहाँ तो तुम्हें पता लग जाएगी कि जेआरएफ की वैल्यू क्या होती है और नेट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको जेआरएफ का। बाकी क्या है कि देखो, पैनिक नहीं होना है वहाँ पे जाके, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बहुत कोऑपरेट करते हैं, वो भी अच्छे से समझाते हैं, आपसे बेसिक सी चीज़ें पूछते हैं। वीडियो मानता हूँ मैं लंबा हो रहा है मेरा, लेकिन ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, और मेरा ये अपना अनुभव कैसा अनुभव है कि जो मैंने फील किया, जो मैंने अनुभव किया वो अनुभव है। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि ऐसा होता होगा, नहीं, ये मैंने खुद देखा। मैं खुद जब दे के आया इंटरव्यू, मैंने जब खुद प्रपोज़ल बनाया, खुद मैंने समस्याएं देखी कि हर कोई परेशान है अपने प्रपोज़ल के लिए, यार कौन सा टॉपिक बनाऊं, कौन सा टॉपिक। अभी देखो, जो नेट क्वालिफाई करके किया है, जो पीएचडी करने के लिए बोल रहा हो, तो मुझसे बोलो ना प्रपोज़ल किस बनाऊं, वो बताइए किसी पे भी बना दो, हम तो उसी पे कर लेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पा रहा किस टॉपिक पे बनाएं, किस टॉपिक बनाएं। हम सब इतने पैनिक चल रहे हैं। तो आपने ये करना है, सिर्फ इंटरव्यू के लिए एक अच्छा सा टॉपिक चूज़ कर लो, बना लो। बाद में जब आप गाइड के अंडर जाएंगे तो उसमें आप दोनों का सामंजस्य करके तो आप टॉपिक डिसाइड करना, ठीक है। अगर आप सिर्फ अपनी ही चलाओगे तो आगे जाके गाइड आपके लिए ना बहुत परेशानी भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे काम आपको दे देंगे। फिर थोड़ा सा भी कुछ करेक्शन आ गई तो वो फिर उतना महत्व नहीं देते, क्योंकि आप अपनी चला रहे हो ज़्यादा। जब आप ऐसे रहोगे कि उनका आप उंगली पकड़ के चलोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, है ना। आपने ऐसे एटीट्यूड में नहीं आ रहा कि हम तो नेट हो गए, हम तो जेआरएफ हो गए, हम तो बड़े हो गए हैं, अब हम पीएचडी कर लेंगे आराम से। ऐसा कुछ नहीं है। जूतियाँ घिस जाती है, मैंने सुना है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी आती हैं, मैंने ऐसा भी सुना है। बट मैं इस तरीके से पॉजिटिव हूँ कि मुझे ये लगता है कि जो मेरे सर मुझे बोलेंगे, जो मुझे निर्देश देंगे, मैं उसमें 100% काम करने की कोशिश करूँगा और अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। यही मेरी उम्मीद है, और यही मैंने वहाँ पर बोला था कि मेरा 2015 का मेरा BA है, 2022 का मेरा MA है, ठीक है, 2023 का मेरा नेट है और 24 का भी मेरा नेट है। तो मैंने ये बोला कि सर मैं पढ़ाई से काफ़ी दूर भी रहा हूँ, और मेरी एक इच्छा है कि मैं रिसर्च करूँ, इसलिए मैंने MA किया और मैंने फिर नेट का दिया, अब मैं PhD का कर रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ मैं दिल से रिसर्च करूँ इस तरीके से। तो अब उसके बातें भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको समझाते भी हैं। तो उम्मीद है कि आप समझेंगे प्रपोज़ल के लिए। प्रपोज़ल में ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। प्रपोज़ल आपका फाइनल सिनॉप्सिस नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो आपका PhD वर्क स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका फाइनल सिनॉप्सिस बनेगी बाद में, जब वो रजिस्टर्ड होगी ना, फिर जाके आप कहोगे कि आपका PhD टॉपिक ये है। तो अभी आपने ये नहीं सोचना कि मेरा PhD टॉपिक क्या होगा। आपको सिर्फ प्रपोज़ल बनाना है। आप वो किसी भी टॉपिक में बना लो, चाहे उस पर पहले से भी काम हुआ पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। बस एज ए इंटरव्यू के लिए आप कोई सा भी प्रपोजल टॉपिक अपना चयन कर सकते हैं। और जिसको प्रपोजल से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी ना, वो कमेंट कर देना, मैं उन्हें PDF सेंड कर दूंगा 2-3 प्रपोजलों की, ताकि वो क्या कर सके, उसके बिहाफ पे अपना प्रपोजल भी देख सके कि हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से पॉइंट बनाने हैं। तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने भी शोध गंगा से लिया था। तो कुछ प्रपोजल मुझे बहुत अच्छे मिले उसमें, जिसमें मुझे वो चीज़ें समझ में आई हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे, और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य से अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।